नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एसएससी सीक्रेट्स। मैं हूं प्रिंस तिवारी और आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल के जीएसओ एग्ज़ाम के लिए जो स्टैटिस्टिक्स आता है वो पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे यूट्यूब पे जीएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स का जो मटेरियल है वो कहीं पे भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो आज मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और हाँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है टीचिंग के रिलेटेड, तो जो भी थोड़ा मिस्टेक होगा या फिर जो भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जीएसओ का स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो डेटा क्या होता है? तो डेटा इज़ जस्ट अ जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार की होते हैं? तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जब एक इन्वेस्टिगेटर घर घर जाकर वन टू वन टॉक करके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसे हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम लोग या तो खुद जाके पता करें कि भाई वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग सहमत हैं किसी बात से, कितने लोग नहीं, वो सब सर्वे हम लोग करते हैं जाके, तो प्राइमरी डेटा हुआ। और वही अगर हम लोग कहीं से वो डेटा उठा लें, जैसे किसी पॉडकास्ट में, जैसे मान लो मुझे अभिनय सर के ऊपर वीडियो बनाना है, अभिनय सर के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं अभिनय सर से जाके मिलूँ, बात करूँ, उनसे पॉडकास्ट करूँ, या फिर उनका कोई आर्टिकल पढूँ, कोई न्यूज़पेपर में छपा हो, वो पब्लिश्ड हो, वो सब पढूँ। तो वो सब क्या हो जाएगा? वो सब सेकेंडरी डेटा हो जाएगा जो हम लोग दूसरे सोर्सेज से प्राप्त कर रहे हैं। और प्राइमरी डेटा क्या हो गया कि मैं सामने सामने जाके मिलूँ और उनके बारे में सब चीज़ें उनसे पूछूँ, तो वो प्राइमरी डेटा हो गया। और ये सेकेंडरी डेटा हो गया। देखिए क्या लिखा है, आदमी से आदमी मिले और फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन्वेस्टिगेटर द्वारा सारे डेटा कलेक्ट किया जाए। और ये कच्चा पदार्थ होता है। कच्चा पदार्थ मतलब हमें पका पकाया कुछ नहीं मिलता, हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। और सेकेंडरी में क्या होता है? पका पकाया सब कुछ मिलता है, बस भाई देखो और डेटा कलेक्ट कर लो। किसी प्रिंटेड फॉर्म में होता है, जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश्ड होते हैं, मैगजीन्स में होते हैं, रिसर्च पेपर में पब्लिश्ड होते हैं, आजकल पॉडकास्ट आ गया है, वहाँ सब होते हैं। तो ये सब क्या है? सेकेंडरी डेटा है। यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नहीं, पिछली बार तो दो तीन क्वेश्चन आए थे, कंफर्म है। आपको चार ऑप्शन दे देगा कि ये देखो, ये है प्रिंटेड, ये है न्यूज़पेपर, ये है मान लो सेंसस, ये डोर टू डोर टॉक, ठीक है। तो इसमें से बोलेगा, इसमें से बताओ कि प्राइमरी डेटा कौन सा है, तो हम लोगों को डोर टू डोर टॉक, मतलब ऐसे ही काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से टिक करना होगा। तो आप लोगों को इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटेड डोर टू डोर जाके, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा काम एक सिंगल पर्सन ही करता है, इन्वेस्टिगेटर जिसे हम लोग कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा मतलब कहीं और से डेटा जो हमने ना कलेक्ट किया हो। बहुत ध्यान रखना, आता है एग्जाम में, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। अब हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, तो स्टैटिस्टिक्स को इटली में क्या कहा जाता था पहले? तो स्टैटिस्टा कहा जाता था, जर्मनी में स्टैटिस्टिका कहा जाता था, लैटिन में स्टेटस कहा जाता था। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का जन्म कहाँ से हुआ? तो एक स्टेट शब्द है जिसका मतलब राज्य होता है। तो पहले राज्य में होता था ना सर्वे की, कितने लोगों के पास कितना धन है, पहले के जमाने में होता था ना, तो वही स्टेट का सर्वे से ही ये शब्द निकला है स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले किसने उपयोग किया था स्टैटिस्टिक्स शब्द का? तो रुकिए, हाँ, सबसे पहले किसने उपयोग किया था? तो गॉडफ्राइड एंकेवल ने, जिसे हम लोग गॉड ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। कब किया था? 1749 में। गॉडफ्राइड एंकेवल कौन है? तो प्रोफेसर थे सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। ये तो पहले हो गए गॉड ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम लोग इन्हें कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? तो ये है आर ए फिशर, ठीक है। अब याद रखिएगा, कभी कभी आ जाते हैं ये भी। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो देखो, स्टैटिस्टिक्स हो गए, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक्स, देखो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है?
सबसे पहला काम आता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में। तो कहीं कहीं पर्पस दिया होगा, कहीं कहीं कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी पहले दिया होगा हम लोग उसे पहले मारेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और कैसे करेंगे ये प्लानिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा, हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे डेटा का। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे आरबी सर हैं हमारे प्रिय आरबी सर, तो वो क्या करते हैं, तो जब भी एसएससी का रिजल्ट आता है तो वो सबसे डेटा कलेक्ट कराते हैं। देखो डेटा कलेक्ट हो गया, नहीं सबसे पहले प्लानिंग क्या करते हैं, सबसे प्लानिंग करते हैं कि भाई मैं सबका डेटा कलेक्ट करूँगा, किस लिए करूँगा, तो मैं कट ऑफ एनालिसिस के लिए करूँगा, ठीक है, एनालिसिस। फिर वो कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, कैसे करते हैं, गूगल फॉर्म्स के थ्रू, गूगल फॉर्म्स के थ्रू। क्लासिफाई करते हैं डेटा को। क्लासिफिकेशन मतलब कि मान लो 200 नंबर का हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम होता है प्री वाला, तो सभी ने डेटा फिल किया, तो 100 से लेके 110 तक, मान लो 110 110 तक 50 लोग हैं, 110 से 120 तक 100 लोग हैं, 120 से 130 तक मान लो 120 लोग हैं। ऐसे करते करते हम लोगों ने डेटा को क्लासिफाई किया कि इतने से इतने रेंज में इतने लोग हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। टेबुलेशन क्या होता है, इसी क्लासिफाइड डेटा को जब हम लोग टेबल में फिट कर देते हैं। टेबल में कैसे फिट कर देते हैं, ये कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, सॉरी ये डेटा है हमारे पास, इसे हम लोगों ने टेबल में फिट कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, तो टेबुलेशन। अब लास्ट में इसका क्या करते हैं, एनालिसिस, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कंक्लूजन। एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा, ज़्यादातर किस रेंज में संख्या ज़्यादा है बच्चों की, ये सब एनालिसिस हो गया। फिर कंक्लूजन आके हम लोगों को यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं। तो ये हो गया, वो भी स्टैटिस्टिक्स का ही काम करते हैं सर, बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स, मतलब अगर वो पढ़ाते तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तो अगर मेरे से कोई पूछे स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो मैं कहूँगा स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज फॉर अ पर्पज़, नहीं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए, डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, वही सेम यही पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक एक करके सब कुछ आपको समझाता हूँ कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन, ये सब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो देखो कलेक्शन ऑफ डेटा ना कई प्रकार से हो सकते हैं। कैसे कैसे, ये देखो सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जैसे सेंटर से बच्चे निकले, मैं माइक लेके पहुंच गया, बताओ सर कैसा रहा आज का एग्ज़ाम, हाँ ठीक है बहुत अच्छा रहा, मैं तो टॉपर हूँ। ये सब क्या हो गया, ये सब डायरेक्ट मेथड हो गया। होम टू होम जाके, पर्सन टू पर्सन जाके हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, वो सब डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि अब उन्होंने लोगों के थ्रू जाके सब डेटा कलेक्ट किया, अब मैंने देख लिया, वीडियो को देख लिया, और फिर मैंने अपने से कुछ उन्हीं का डेटा यूज़ कर लिया, तो ये इनडायरेक्ट डेटा हो गया। जैसे कि हमारे आरबी सर कभी कभी रैंक मित्रा का डेटा यूज़ करते हैं, रैंक मित्रा का डेटा, तो क्या है, वो इनडायरेक्ट मेथड है डेटा कलेक्शन का, ठीक है। करस्पॉन्डेंस ये पहले के ज़माने में होता था कि हम ईमेल के थ्रू या फिर फैक्स के थ्रू डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, अभी नहीं होता ये। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, शेड्यूल और क्वेश्चनर। शेड्यूल क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जैसे देखो अभी क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स होता है, मतलब जब पॉलिटिक्स का वोट होता है, तो उससे पहले काफ़ी सारे सर्विस वाले आपके घर आते होंगे, बोलते होंगे, पहले पूछते होंगे आपका नाम बताओ, फिर वो लोग अपने टैब में लिख लेते हैं आप कब से रह रहे हो यहाँ पे, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दोगे, क्यों दोगे, इसको क्यों नहीं दोगे, इसका कौन सा काम आपको अच्छा नहीं लगा, कौन सा काम अच्छा लगा, ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो वो अगर आपसे पूछ के और खुद टैब में भर रहा है तो क्या हो गया, वो शेड्यूल है, ठीक है। और अगर सिर्फ आपको एक कागज़ थमा दिया और कहा कि भरो,
अब नेक्स्ट भरो, चलो। तो वो क्या हो गया, वो सब क्वेश्चन हो गया, जैसे कि हमारे आरबीई सर करते हैं। रिजल्ट आया तो फॉर्म निकालते हैं, कौन सा, गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म। उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हमें आंसर देना होता है कि भाई मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने सही हैं, इतने गलत हैं, इतने नंबर आ जाएंगे मेरे। ये सब वो बस क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन कौन भरता है, रिस्पोंडेंट आंसर उसका करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन आयर। डिफरेंस समझ में आ गया। शेड्यूल मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद भरेगा उससे पूछ के। क्वेश्चन आयर मतलब मैं आपको क्वेश्चन लिस्ट दे दूंगा और आप आगे का प्रोसेस करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आओ, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ भाई कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है या फिर आर्ट है। तो ये दोनों हैं। क्या है ये दोनों, कैसे दोनों हैं, तो देखो साइंस क्या होता है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, और इसमें भी यही होता है। सिस्टमेटिक स्टडी मतलब कैसे स्टडी, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कलेक्शन करता हूँ, फिर क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ये सब एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, फिर एनालिसिस करूँगा। तो इसलिए ये साइंस है। और आर्ट क्यों है, जितना भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग मैक्सिमम यूज़ करें और उससे बेस्ट रिजल्ट ला दें। तो ये भी एक आर्ट होता है जो शुभम सर करते हैं। फिर से उनका एग्जाम्पल वो समझ लो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस क्या, पूरे इंडिया में फेमस है समझ लो। तो कैसे, समझ लो कि 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से सिर्फ उनके पास आया डेटा 5,000 लोगों का। तो ये डेटा तो काफ़ी कम है, लेकिन ये जितना भी रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और बेस्ट रिजल्ट एकदम सेम कट ऑफ जो एसएससी निकालती है, सेम कट ऑफ ला के बता देते हैं। तो ये भी एक क्या है, आर्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोगों ने कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड डेटा बेस्ड ऑन सिमिलर क्लास, इट गिव्स आइडेंटिटी टू डेटा, ये एग्जाम में आया था कि इट विच गिव्स आइडेंटिटी टू डेटा। तो ऑप्शन में था क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, टैबुलेशन। तो कई लोगों ने टैबुलेशन मार दिया था कि टेबल में रखेंगे तो आइडेंटिटी होगा, नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो 4 टाइप के होते हैं ये। अच्छा, क्लासिफिकेशन में आपको समझाया था ना, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, अरेंज करना है कि 10 से 20 लोगों के, 10 से 20 मार्क्स 15 लोगों के आए हैं, ये 20 से 30 मार्क्स 18 लोगों के आए हैं, ये क्लासीफाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 4 टाइप से होते हैं, क्वांटिटेटिव जो हम लोगों ने ये देखा, ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब कि जैसे सेंसस वगैरह होता है तो उसमें पूछते हैं भाई आप लिटरेट हो, तो बोलता है नहीं, तो लिटरेट वालों का एक जगह, इलिटरेट वालों का एक जगह, ये उनकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये क्वालिटी के बेस पर भी होता है। जोग्राफिकल लोकेशन, यूपी भूल एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका, जिसपे हम लोग अपना खेत खतौनी निकालते हैं, ये तो पता ही होगा, अरे रोज ही करते हो तुम लोग ये, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि समझ लो कि 1990 से 2000 तक हमारे कंट्री की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी एलपीजी रिफॉर्म्स के आने के बाद। तो ये क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसके पहले नहीं था। और ये भी था कि 19 क्या था, 21 था क्या, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद का डेटा बताता है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई हमारी। तो ये सब 4 बेसिस पे होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें सीरीज़, हाँ सीरीज़ होता है। तो सीरीज़ कितने प्रकार के होते हैं, सीरीज़ मतलब वही कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे वही सीरीज़ होता है। तो सीरीज़ भी इसमें 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ देखो क्या होता है, ये पहली बात तो ये छोटे डेटा के लिए होता है। कैसे, मैंने कलेक्शन किया, मान लो 2 आया, 5, 4, 3, 4, 1, 5, ऐसे कुछ डेटा आ गया, तो मैं कहूँगा यही मेरे पास डेटा है, ये इंडिविजुअली मैंने सबको लिख दिया। तो रिप्रेजेंटिंग डेटा ऑफ एवरी पर्सन इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली मैंने लिख दिया, ये इंडिविजुअल डेटा, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता। वेरिएबल्स होते यही से वेरिएबल्स है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज, मैं कहूँगा कि 2, जिसके पास 2 आम हैं ऐसे 5 लोग हैं, जिसके पास 5 आम हैं उसके ऐसे 0 लोग हैं।
जिसके पास 4 आम हैं ऐसे 1 लोग हैं, जिसके पास 3 आम हैं ऐसे 18 लोग हैं, जिसके पास 4 आम हैं उस ऐसे 0 लोग हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, मैंने क्लासिफाई किया कि 2 आम वाले 5 लोग हैं, तो ये x हो गया, ये f हो गया, ठीक है। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हो गया, मार्क्स नंबर, 0 नंबर वाले 5 लोग, 1 नंबर वाले 4 लोग, 2 नंबर वाले 3 लोग, 3 नंबर वाले 2 लोग। तो जिसमें वेरिएबल्स को काउंट किया जा सके, ऑलवेज इंटीजर होगा ऑफ कोर्स। हम लोग तो ऐसे नहीं करेंगे ना कि 0 मार्क्स पाने वाले -1 नहीं, 98 लोग थे, नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी होता है। हम लोगों ने देखा कि 0 5 लोग, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। डिफरेंट वेरिएबल्स का अरेंजमेंट किया होता है, ये अरेंजमेंट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब कंटिन्यूअस सीरीज हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज जो मैक्सिमम जगह यूज़ होता है, क्या होता है इसमें कि एक पर्टिकुलर रेंज दे दिया जाता है कि 10 से 20 तक, इसमें पर्टिकुलर नंबर दिया जाता था, इसमें पर्टिकुलर रेंज दिया जा रहा है कि 10 से 20 तक 50 लोग हैं, 20 से 30 तक 40 लोग हैं। रैंक मित्र का डेटा आता है, देखते हो ना, तो उसमें लिखा होता है ना कि इतने से इतने तक इतने लोग हैं, इतने से इतने तक इतने लोग हैं। तो क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज होता है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज भी 2 टाइप के होते हैं, एक इंक्लूसिव सीरीज और एक एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव का नाम इंक्लूसिव क्यों है और एक्सक्लूसिव का नाम एक्सक्लूसिव क्यों है, तो देखो, हाँ, 1 से 10 तक यहाँ पे लिखा है, क्या लिखूँ, 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक। और यहाँ देखो 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30। देखो इसमें ये लास्ट वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये वाला दोनों सेम है, इसमें अलग है। क्यों अलग है, तो जब भी हम लोगों को ऐसा डेटा मिले कि 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, इसका मतलब इसमें 1 भी काउंट होगा और 10 भी काउंट होगा, इसमें 11 भी काउंट होगा और 20 भी काउंट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 0 भी काउंट होगा, 9 तक काउंट होगा, 10 काउंट नहीं होगा। सेम इसमें भी 10 से काउंट होगा, 19 तक काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इंक्लूसिव जिसमें सब कुछ इन है, सब कुछ इन है, जिसमें लोअर एंड अपर भी काउंट किए जाएं। और एक्सक्लूसिव मतलब इस सीरीज में फर्स्ट की ऊपर लिमिट और आगे वाले की लोअर लिमिट सेम होती है, फर्स्ट की अपर लिमिट और आगे वाले की लोअर लिमिट सेम होती है, और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते, या फिर नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगी, या फिर अपर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगी। समझ में आ गया। अब देखो, हमें कभी भी डेटा मिले ना, तो चाहे हमें इंक्लूसिव मिले, हमें उसे एक्सक्लूसिव में कर लेना है। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीरीज़ होते हैं, जैसे ये हमारे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इन सबको ऐसे डेटा चाहिए, ऐसे क्लासिफाइड डेटा चाहिए जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हो। अगर वो इंक्लूसिव सीरीज़ में हो तो हमारा उत्तर नहीं देगा या फिर थोड़ा गलत उत्तर देगा, ठीक है। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलते कैसे हैं, तो आओ इसी में देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे ये देखो, मैं लिख रहा हूँ 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। कलर चेंज कर लूँ। तो ये क्या है, ये हमारा इंक्लूसिव डेटा है, इंक्लूसिव सीरीज है। हो, अंकल ने भी थका दिया बोला कि ओके। तो इसे एक्सक्लूसिव में करना होगा तो मैं क्या करूँगा, -12, ठीक है। हाफ क्यों, बस ज़्यादातर में हाफ ही होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 20 से 21 एक का डिफरेंस है, तो आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो, या फिर इसमें ज़्यादा का डिफरेंस होगा, हाफ ही होता है, मतलब समझ लो। तो देखो 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5, 20 क्या हो जाएगा 20.5, 21 20.5, ये 30.5, 30.5 40.5, 40.5 50.5,
अब देखो, अब अगर मैं देखूं तो इसका लास्ट और इसका पहला दोनों सेम हो गया। तो ये क्या बन गया, अब ये हमारे पास डेटा बन गया अब एक्सक्लूसिव डेटा। तो अगर आपके पास कभी भी इंक्लूसिव डेटा आए तो उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना ही है, क्योंकि देखो कभी कभी तो देखो जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों से फाइंड हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे मेन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, ये सब आगे बताऊंगा, ये सब इंक्लूसिव से नहीं होता, ये सब एक्सक्लूसिव से ही फाइंड होता है। इसीलिए आपको ये एडवाइस किया जाता है कि डेटा को आप पहले से ही एक्सक्लूसिव में बना लो। क्या हो गया, हाँ, ये ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने, इधर मैं लिखता हूँ, कलेक्शन कर लिया। कैसे कैसे, 5 टाइप से था कलेक्शन। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सीरीज़ देखी 3 टाइप की। अब हम लोग देखेंगे टेबुलेशन, ठीक है। तो टेबुलेशन क्या होता है, सिंपल, बस जो भी हमारे पास डेटा आया उसे आप टेबल में डाल, यही होता है हमारे पास टेबुलेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा, ये भी आता है, अरेंजमेंट ऑफ डैश डेटा इनटू टेबल। तो कौन सा डेटा, क्लासिफाइड डेटा, ध्यान में रखना, ठीक है, ओके। तो देखो अब इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, मेनली 6 होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेडिंग। हेडिंग मतलब कि जिस बारे में आप टेबल बना रहे हो, जैसे किधर बनाओ, किधर, इधर बनाता हूँ, ये हो गया हमारा टेबल। सबसे पहले हेडिंग होगा, टाइटल जिसे हम लोग कहते हैं। मान लो मैं सेंसस के बारे में बना रहा हूँ, सेंसस, ये हो गया मेरा क्या, हेडिंग। वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो सेंसस 2011 लिख देता हूँ, सेंसस 2011। अब सब हेडिंग्स में डालूंगा, तो सेंसस में मैं लेता हूँ यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेसी रेट कितनी है, ये सब मैं डालूँगा, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा पहले कॉलम और रो समझ लो। खड़े खड़े आए कॉलम है, लेट के आए रो है। कैसे याद करेंगे, छोटा बच्चा जब रोता है तो लेट के रोता है, तो जो लेटा हुआ होता है वो रो होता है, जो खड़ा होता है वो कॉलम होता है। कोई बात नहीं, हाँ जी ठीक है। तो देखो, तो ये कौन सी हेडिंग है, कैप्शन, इसे हम लोग कैप्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये खड़े हुए की हेडिंग है, खड़े हुए की हेडिंग। ये चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। खड़े हुए की हेडिंग, कॉलम की हेडिंग, इसे हम लोग कहते हैं कैप्शन। और लेटे हुए की हेडिंग, ये है लेटे हुए की हेडिंग, क्योंकि इसका डेटा ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये लेटे हुए की हेडिंग है, तो इसको हम लोग स्टब कहते हैं। तो देखो कैप्शन क्या होता है, हेडिंग ऑफ कॉलम, हेडिंग ऑफ कॉलम, यहाँ पे जो लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैप्शन, यहाँ पे जो लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टब। याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और कितने पार्ट होते हैं, बॉडी, इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो सब बॉडी में आएगा। फुट नोट क्या होता है, जैसे ये हमारा टेबल बना है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते PDS, तो स्टार मार्क करके, P फॉर पास, D फॉर डिस्टिंक्शन, S फॉर सप्लीमेंट, ये सब फुट नोट है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ढेर सारे डेटा होंगे ना, तो हम लोग पास, डिस्टिंक्शन, इतने बड़े बड़े शब्द नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो हम लोग सिर्फ PDS लिख देंगे और बाद में लिख देंगे कि P का मतलब ये होता है। जब हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो भी उसमें ऐसा ही हम लोग करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट लिखना हो गया तो हम लोग गवर्नमेंट GOVT बस लिखते हैं। बिटवीन लिखना हो गया तो ऐसे बिटवीन, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ये सब हमें याद रहता है, इसलिए हम लोग ये लिख करके नहीं लिखते कि भाई ये हो गया बिटवीन, इसका मतलब हो गया बिटवीन, ऐसा नहीं लिखते। लेकिन इसमें हम लोग लिखते हैं, ये हो गया हमारा फुटनोट। सोर्स, सोर्स क्या होता है, आप लोगों ने कभी विकीपीडिया खोला हो, विकीपीडिया एकदम नीचे जाओगे ना, वहाँ होता है रेफरेंस। रेफरेंस में लिखा होता है कि ये सारे जो डेटा है ये सब कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, तो ये भी सोर्स हो गया। तो सोर्स कहाँ कहाँ से उठाया गया है वो सब होता है, ठीक है। किधर किधर से डेटा हम लोगों ने उठाए हैं वो सब सोर्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, फिर से एक बार बताता हूँ आपको।
कलेक्शन पढ़ लिया, कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और वो करस्पॉन्डेंस, शेड्यूल, क्वेश्चनर, कलेक्शन हो गया। फिर हमारे पास आया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आप लोग याद करते जाइए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा उधर। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कई प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जोग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल। इसी में हम लोगों ने सीरीज़ पढ़ा। सीरीज़ कितने प्रकार के होते हैं, 3, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासिफाइड डेटा को हम लोग क्या करेंगे, टेबल में रखेंगे, तो टेबुलेशन हम लोगों ने पढ़ा। टेबुलेशन में 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, टाइटल होता है, कैप्शन, स्टब, बॉडी और फुटनोट और सोर्स। टेबुलेशन हो गया। किस डेटा को करते हैं टेबल में, क्लासिफाइड डेटा को करते हैं टेबल में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो देखो एनालिसिस ऑफ डेटा हम लोग 4 टाइप से करते हैं। एनालिसिस मतलब कि जो डेटा हमारे पास है वो कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, ये होता है एनालिसिस। या फिर इस डेटा को यूज़ करके हम लोग क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। देखो जब डेटा अच्छा होगा ना तो आउटपुट बहुत बढ़िया निकलेगा और एकदम एक्यूरेट निकलेगा। लेकिन इसको हम लोग नापते कैसे, इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये हम लोग सीखेंगे एनालिसिस में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज। सेंट्रल, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वो चीज़ किसके तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब शुभम सर के पास डेटा जाता होगा तो वो क्या करते होंगे, 100 से मान लो 120, उनके पास टोटल मान लो 5000 लोगों का डेटा गया, ठीक है। 100 से 120 मान लो 500 लोग हैं, 120 से 140 मान लो 3500 लोग हैं, 140 से 160 मान लो 500 लोग हैं यहाँ पर भी, और जो भी बचे 160 से 200 तक, ये कितने बचे, 40, 500, 500 और बचे। तो अगर सर को बताना हो कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी क्या है तुम्हारे डेटा की, तो वो देखेंगे कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उनको पता लगेगा कि भैया ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इस जो डेटा है इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुई, तो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी ये हुई कि जो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी होगी वो 120 से 140 के बीच में कहीं पर भी लाई करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा का कंसंट्रेशन यही है। इसे हम लोगों ने यहाँ पे सिंबलाइज किया कि बहुत सारे डेटा हैं और बीच में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बता रहा है सेंट्रल टेंडेंसी कितनी है इसकी। पढ़ के समझ जाएंगे। किसी ग्रुप की ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, भाई कितना डेटा है, क्या हो सकता है कट ऑफ, किस रेंज में लोगों के ज़्यादा नंबर है, तो वो हो जाएगा हमारा सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट करे। या फिर किसी ग्रुप का ऐसा वैल्यू जिसके चारों ओर सभी डेटा कंसंट्रेटेड हो। एवरेज, हम लोग एवरेज से इसे आइडिया ले सकते हैं। एवरेज भी तो ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, अगर एवरेज निकालेंगे तो उसी के आसपास का डेटा आएगा। अब देखो मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हाँ, इसके 5 प्रकार होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड। अच्छा ये तीनों मिला के मीन होते हैं। मीन के 3 प्रकार, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। इसे हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज, और इसे हम लोग पोजिशनल मीन कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ऑल आर अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन प्लस माइनस एंड चेंज इन स्केल इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या लिखा हुआ है आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। पहले हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ लेते हैं। तो देखो ये तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही, तो मैं बस ओवरव्यू और मेन टॉपिक बता दूंगा। बाकी कैलकुलेशन पोर्शन तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मैथ्स का पढ़ेंगे ऑफकोर्स वो पढ़ेंगे उसमें। तो अर्थमेटिक मीन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम लोग रेंज निकालते हैं तो रेंज में 1, 2, 15,
18 मान लो 200। तो रेंज अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग क्या लगते हैं, फर्स्ट डेटा और सबसे बड़ा वाला, सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो 200 माइनस 1, 199। तो ये रेंज हो गया। रेंज में कितने ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया गया, सिर्फ 2। लेकिन जब हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो सभी ऑल ऑब्जर्वेशंस का यूज़ लेते हैं हम लोग। तो इसे ध्यान रखना। इसमें भी 3 प्रकार से होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, नॉर्मल जो हम लोग करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे कितना डेटा है 3, तो 3 2 5 1 6 2 आ गया, ये हो गया इंडिविजुअल डेटा। डिस्क्रीट डेटा f1 x1 अपॉन f1 सिग्मा कर लेते हैं हम लोग उसी में। कंटिन्यूस सीरीज हम लोग जैसे 10 to 20 है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल है, तो इसका हम लोग मिड टर्म निकालते हैं। तो 10 प्लस 25 सॉरी 10 प्लस 20/2 इज इक्वल्स टू 15। तो हमारे x का वैल्यू क्या हो जाता है 15। मिड पॉइंट यूज़ करते हैं, मतलब इसको कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में बना देते हैं, x का वैल्यू मिड टर्म हो जाता है। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पोर्शन में पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, हे प्रभु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सबसे पहले बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, अभी पता है। अर्थमेटिक मीन इज एन आइडियल मेजर ऑफ एवरेज। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज एन आइडियल मेजर ऑफ एवरेज, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर ऑल। तो अर्थमेटिक मीन इज आइडियल मेजर, ठीक है, क्योंकि इसे इन जनरल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कहता है अगर मीन निकालो, तो आप क्या निकालते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, नहीं, अर्थमेटिक मीन हम लोग निकालते हैं नॉर्मली। ये देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, सबसे पहले समझो डेविएशन क्या होता है, बहुत जगह यूज़ हो गई है, तो डेविएशन का मतलब समझो क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि हमारा एवरेज किसी कोई एक डेटा है, इसका एवरेज मान लो है 20, मान लो यहाँ पे है डेटा 10 20 15 12, इसका एवरेज मान लो है 20, एक सेकंड के लिए मान लो। तो अगर मैं पूछूँ डेविएशन कितना है, तो हर एक लोगों का मैं देखूंगा कि ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कितना डेविएशन है, 20 में से 10 गया, 10 का डेविएशन है, 20 में से 20 गया, 0 का डेविएशन है, 20 में से 15 गया, 5 का डेविएशन है, 12 नहीं 20 में से 12 गया तो 8 का डेविएशन। डेविएशन मतलब सिंपली अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, द एल्जेब्रिक सम मतलब सम करना है, सीधे सीधे किसका सम करना है, डेविएशंस का। कौन सा डेविएशन, जो हम लोग निकालेंगे फ्रॉम कहाँ से, अर्थमेटिक मीन से, वो हमेशा ज़ीरो होता है। मतलब सर इसका मतलब ये है कि जैसे देखो ये हमारे पास डेटा है, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना है 2 3 5 2, तो इसका जब मैंने एवरेज निकाला तो ये आ गया 3, और इस एवरेज के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने सबका डेविएशन निकाला। तो 3 में से 2 -1, 3 में से 3 0, 3 में से 5 2, 3 में से 2 -1, और जब इन सब का सम किया तो हमारे पास 0 आएगा, और ये ऑलवेज 0 ही होगा, ध्यान रखना। क्या, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। एक ये भी बात ध्यान रखना, ये देखो ये तो अभी 2024 में ये एग्ज़ाम में आया था, ये जेएसओ वाले एग्ज़ाम में, क्या, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम डैश इज मिनिमम। डैश क्या, अर्थमेटिक मीन। वहाँ पे ऑप्शन में बहुत चीज़ें थी, क्या क्या थी, तो मीन था, मीडियन था, ये मॉड था, यहाँ पे क्वार्टाइल था, ये 4 चीज़ें थी। तो हम लोगों को क्या मार्क करना था, मिनिमम किससे होती है, अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा भी था इसमें, और ये एग्ज़ाम में आ भी गया था। तो इसका मतलब क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, पहले डेविएशन निकालना हम लोगों ने सीख लिया, फिर उसका स्क्वायर करेंगे फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ऑफ कोर्स अर्थमेटिक मीन से ही डेविएशन निकाला, स्क्वायर किया, ये हमेशा मिनिमम होगा। अगर यही डेविएशन हम लोग मीन से ना निकाल के मोड से निकालते तो ये मिनिमम कभी नहीं होता, मीडियन से निकालते तो भी मिनिमम नहीं होता।
तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम ओनली एंड ओनली, ये यही हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया कि सिग्मा मतलब समेशन ऑफ एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार मतलब मीन अर्थमेटिक मीन, इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा मिनिमम वैल्यू हमें देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब कंबाइंड मीन हम लोग देखते हैं। कंबाइंड मीन मतलब जैसे समझ लो कि दो क्लास है ए और बी, ठीक है। ए का एवरेज कितना है, ए का एवरेज है 20 और इसका एवरेज है 30। ए में कितने आदमी हैं, तो ए में है मान लो 10 आदमी और बी में मान लो कितने हैं 15 आदमी, ठीक है। तो हमारे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया देखो इसे मैं ऐसे टेबल में लिख सकता हूँ ना कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये a का हो गया और ये b का हो गया। x मतलब कितने लोग हैं 10 नहीं कितना, हाँ कितना है तो 20 है, तो 20 है, नहीं कितने हैं तो 10 है, इसमें कितने हैं तो 15 है, कितना है 20 है, इसमें कितना है 30 है। तो हम लोग क्या करते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन कितने लोग हैं, कितने लोग हैं तो 10 प्लस 15, ठीक है। देखो मैथ्स में ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप है जिसका एवरेज n1 है, एक ग्रुप है जिसका एवरेज n2 है, अर्थमेटिक मीन इसका इतना है, इसका अर्थमेटिक मीन इतना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन जितने भी हो गए, तो कितने हो गए दोनों को जोड़ देंगे, इतने आदमी बाद में हो गए, ये हो गया वहाँ कंबाइंड मीन। इसे हम लोग मतलब इसका पार्ट है ही नहीं मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स नहीं, एवरेज। एवरेज अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होगा तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का। एक होता है मिसरीड कॉन्सेप्ट एवरेज का, उसमें क्या होता है वही एवरेज वाला हमारा कि अध्यापक ने 20 की जगह 15 पढ़ लिया, अरे भाई अंधा अध्यापक है हटाओ ना उसे, 20 की जगह 15 क्यों पढ़ रहा है, तो एवरेज में इतना फ़र्क आ गया, तो असली में एवरेज कितना होगा, ये वाला मिसरीड कॉन्सेप्ट है। मैथ्स का पोर्शन है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो सैम्पलिंग, सैम्पलिंग बाद में भी आएगा, अभी इसका बस छोटा सा झलक देख लो। ये तो सर अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो देखो सैम्पलिंग क्या होता है, अर्थमेटिक मीन पर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का सबसे कम प्रभाव होता है। सैम्पलिंग होता क्या है, मान लो 200 हमारे पास पूरे डेटा है, 200 में से अगर मैं 20 निकाल के चेक करूं, क्योंकि 200 में 200 चेक करना मेरे लिए मतलब फिजिबल नहीं होगा, तो मैं 20 निकाल कर चेक कर लूं और बता दूं कि यही आंसर है, मतलब इसी के अराउंड घूम रहा है सब कुछ, इसी के अराउंड घूम रहा है। तो छोटा सा सैंपल निकाला और उसी को हम लोगों ने एनालिसिस करके बता दिया, तो ये हमारा सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग पूरे ऑब्जर्वेशन में से एक छोटा सा सैंपल निकाल के उसी पे पूरा एनालिसिस करते हैं और हमारा कंक्लूजन निकलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। और सैम्पलिंग में सबसे कम प्रभाव किस पे पड़ता है, अर्थमेटिक मीन पे, ठीक है। अब अच्छा सैम्पलिंग का एक और एग्जांपल फिर से हमारे आरबी सर, यूनिवर्सल है सर वो तो क्या बताऊँ अब मैं। सैम्पलिंग का एक और एग्जांपल कैसे, कितना 1,40,000 लोगों ने मेंस दिया, 1,75,000 चलो मान लेता हूँ तुम्हारी बात, 1,75,000। सोहम सर के पास कितने डेटा हैं, लगभग 10,000 आए होंगे, उन्हीं 10,000 ये सैंपल साइज़ है, इतना सैंपल मिला उनको, ये पूरा डेटा था, इतना सैंपल मिला, इसी को एनालिसिस किया, इसी को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। और इसका एवरेज निकालेंगे और इस पूरे डेटा का एवरेज निकालेंगे तो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, यही कहना चाह रहा है। लगभग, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ऑफ कोर्स होगा, वो बहुत बड़ा डेटा है। अब अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल डेटा मतलब कि जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हैं, जैसे मान लो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। मेरे को बोला कि अगर मैंने इसमें एक और डेटा ऐड कर दिया, मतलब एक और डेटा ले आ दिया, तो मान लो इतने का एवरेज कितना आ रहा था, तो 5 4 9 1 10 5 15 15
बटे 5 बराबर 3, एवरेज आ रहा था 3। बोला कि 2 आदमी और आ गए, मतलब 2 बढ़ गया। क्या क्या बढ़ गया, इसे कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मतलब एक का एवरेज आ गया 5, एक लेके आ गया 10। तो अब सैम्पलिंग, अब हमारे डेटा पे एनालिसिस कंक्लूजन पे क्या फ़र्क पड़ा। तो पहले तो 3 था, अब कितना, 5 और 10, मतलब कि 5 4 9, 5 4 9 10, 5 15 20 30, 30 लोग हैं, मतलब 30 टोटल हो गया। और कितने लोग हैं, 7, तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग का बन गया ये डेटा। तो ये इफेक्ट पड़ा किससे, जो हम लोगों ने एक्सटर्नल डेटा लिया। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अर्थमेटिक मीन पर, ध्यान रख, ठीक है। सबसे कम इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो मोड पे, फिर उसके बाद मीडियन पे, ठीक है। मोड पे क्यों, अरे भाई सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। मान लो 16 16 16 16 है और कहीं पे 17 आ गया, तो 17 आया लेकिन ज़्यादा तो अब भी 16 ही है, तो मोड तो चेंज होगा नहीं, तो ये ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता एक्सटर्नल डेटा से, तो इसलिए ये लीस्ट अफेक्टेड है। ओपन हेड सीरीज, ओपन हेड सीरीज मतलब यही कि 20 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से अधिक, अधिक कितना पता नहीं, अधिक कितना, तो ये ओपन हेड है। तो इसमें हम लोग मीन तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं और मोड भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आगे चल के जब मैं आपको ऑग्यू कर्व मेथड बताऊंगा उससे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये मोड, मोड तो पता चलता है कि सबसे लंबा जिसका खंबा हो, मतलब बार ग्राफ में, तो वही हो गया मोड। तो इसमें ओपन हेड क्लोज हेड का उतना झंझट नहीं होता, लेकिन अर्थमेटिक मीन में क्लोज हेड में ही हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ओपन हेड में नहीं, ठीक है। पहले देखूं रिकॉर्डिंग हो तो रहा है, ठीक है हो रहा है, ओके, ठीक है। अब हम लोग कहाँ हैं, मीडियन में। मीडियन को कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको एक्स बार से, किसको, मीन को, तो मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। ये डिवाइड करता है सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में। मीडियन देखो, ये सब मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है, मैं वो ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि मतलब मैथमेटिक्स में आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। मीडियन तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है ना, कि ये एकदम मिडिल वाला पार्ट, आधा डेटा इधर आधा डेटा इधर, जो मिडिल में होता है वही होता है मीडियन, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड क्या होता है भाई साहब, मोड एक फ्रेंच लैंग्वेज से है, ला मोड, ला मोड मतलब ट्रेंड, ट्रेंड मतलब फैशन। देखो जब किसी चीज़ का फैशन चलता है ना, जैसे कि क्या था, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार याद होगा ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो इसका जब ट्रेंड चला था तो सभी लोग बचपन का प्यार ही करते थे। तो ये क्या था, सबसे ज़्यादा बार यूट्यूब पे क्या सर्च हो रहा था, बचपन का प्यार। तो मोड मतलब भी यही होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है मतलब उसका फैशन ज़्यादा है, उसका ट्रेंड चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसे मोड कहते हैं, इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, टू फाइंड एवरेज साइज या फिर साइज ऑफ सेल, नॉर्मल बस ऐसे ही याद कर लो। जो ज़्यादा बार रिपीट होता है या फिर जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वो होता है हमारा मोड। एक से ज़्यादा मोड भी पॉसिबल है, जैसा कि आपने देखा था 2023 के एग्ज़ाम में, 2023 सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था, जिसमें बोला था कि सभी मोड के सम बताओ। सभी मोड, किसी ने देखा कि अच्छा यही मोड है यही मोड है, बस लिख के चला आया, ये नहीं देखा कि भाई दो दो मोड है, दोनों को जोड़ो और उसका सम बताओ। तो ये सब भी होता है कि मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देखो अब इंडिविजुअल सीरीज़ है मोड में, तो हम लोग तो देख के पता लगा लेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ आपको बताया ना, एक एक दिया, 1 2 3 3 4 5, तो ये हो गया मोड, इंडिविजुअल सीरीज़ दिया है, इसे हम लोग देख के पता लगा लेते हैं कि यही है। तो इस मेथड को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड, मतलब जो बस देख के पता लग जाए वो है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अरे यार ये तो उठता नहीं ये, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। और देखो इसमें भी, देखो हम लोग जो मैथ्स में पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादातर होता है
हमारा सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी, या फिर लिखा रहता है ऑलमोस्ट सिमेट्रिक, क्योंकि एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका हम लोग मॉड निकाल नहीं सकते, मतलब निकाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो हम लोगों को सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी का मोड बस निकालना सीखना है। उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा घंटे के शेप का बेल, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सिमेट्रिक डेटा का मोड निकालना है तो किस मेथड से निकालूंगा, तो भाई साहब इंस्पेक्शन मेथड। एसिमेट्रिक डेटा का अगर मुझे मोड निकालना है तो बस ये याद रखो, ग्रुपिंग मेथड से हम लोग मोड निकालते हैं एसिमेट्रिक डेटा का। सिमेट्रिक क्या होता है, पहले बढ़ा फिर घट गया, ये होता है सिमेट्रिक। पहले घटा फिर बढ़ गया, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ यही है, पहले बढ़ा फिर घटा, या फिर पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही सिमेट्रिक है। ओनली दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज सिमेट्रिक, पहले बढ़े फिर कम हो, सिर्फ यही। ग्रुपिंग मेथड, इससे मोड डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसलिए ग्रुपिंग मेथड लगेगा एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी में। याद रखना कि एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी में ग्रुपिंग मेथड, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी में इंस्पेक्शन मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा कई बार कि 10 संख्या का मोड 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए और 2 से भाग दिए जाए तो बहुलक मतलब मोड क्या होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 10 संख्या है उसका मोड 30 है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो 5 इसमें भी जोड़ देंगे, आ जाएगा 35। 2 से भाग दिया जाए तो 2 से भाग दे देंगे, आ गया 17.5, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। 5 जोड़ा जाए 2 से भाग दिया जाए तो पहले हम लोग 2 से भाग करेंगे फिर 5 जोड़ेंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और बाकी ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, आपको याद होना चाहिए। एक और फॉर्म में दिखता है ये, जो कि ज़्यादा फेमस है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। आप कहोगे कि साइन ही तो उल्टा किया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में यही वाला चलता है, तो इसे ही आप ज़्यादा याद करना, एक ये और एक ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन तो नॉर्मल मीन होता है, एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, फॉर एवरेज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे कहते हैं ना कि एक कम, इधर गया मेरा माइक बहुत गिर जाता है यार, क्या करूँ मैं इसका। ओहो, ठीक है, नहीं गिरना। तो किधर में था, किधर था, हाँ। किसी कंपनी का ग्रोथ देखना होता है, वो परसेंटेज बढ़ता है कि पहले साल में 10% का ग्रोथ दिखा, फिर दूसरे साल में 15% का ग्रोथ दिखा। तो पहले साल में अगर 100% था तो 10% का ग्रोथ दिख के 110% हो गया। फिर दूसरे साल में 15% का ग्रोथ, इसका 15% नहीं हुआ, इसका 15% हुआ, तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखा रहा है। तो किसी कंपनी का एवरेज ग्रोथ दिखाना हो, एवरेज रेशियोज जो होते हैं वो सब ज्योमेट्रिक मीन में आते हैं। ये सब क्या लिखे हुए हैं, प्लस माइनस भाग गुणे से ज्योमेट्रिक मीन में परिवर्तन होगा, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको फिर से वापस लाके। इंडिविजुअल सीरीज की में कैसे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड होता है, तो सीधे सीधे जैसे दो डेटा है, x1 है और x2 है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड होगा, x1 इंटू x2 पावर 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जितने भी डेटा हो, मान लो x1 x2 करके n डेटा है, पावर में 1/n जितने डेटा हो, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ये जब डेटा ज़्यादा हो तो हम लोग किस में यूज़ करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे। जब डेटा ज़्यादा हो, छोटा मोटा डेटा हो, जैसे 3 डेटा हो, तो हम लोग 2 4 8 पावर 1/3 करके हो जाएगा। 1/3 क्यों है जानते हो ना, क्योंकि ये 3 नंबर 1 2 3, इसलिए। बड़ा डेटा हो तो लॉग का यूज़ करेंगे। लॉग अगर आपको आता होगा तो ये समझ में आ जाएगा, यहाँ लॉग लगाए यहाँ लॉग लगाए, तो ये जो है डंडा मार के नीचे आ गया, 1/n ये सेम हो गया। फिर लॉग गुणा को मतलब मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देता है, 1/n log x1 प्लस log x2 प्लस log xn, ऐसे करके। फिर log gm बराबर 1/n सिग्मा log x, सिग्मा मतलब समेशन, सभी को जोड़ दिया लॉग में। लॉग इधर से हटा
तो इधर आ गया एंटी लॉग। ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग ऑफ 1/x सिग्मा लॉग x। इसे कैसे याद रखेंगे? सीधी सीधी बात है, ज्योमेट्रिक मीन का हमें सॉरी अर्थमेटिक मीन का हमें पता है क्या है, तो सिग्मा x बटे हमारा n, जिसे हम लोग f भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको कि x के साथ लॉग लगा देना है, x के साथ लॉग लगा देना, बाकी सब तो सेम है, और यहाँ एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 1/n सिग्मा लॉग x याद हो गया। सेम डिस्क्रीट सीरीज में भी अगर हम लोग देखें, ये सब ज़्यादा आता नहीं है, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब भारी भरकम आते नहीं हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए ध्यान रख लो। डिस्क्रीट डेटा में x1 का पावर जितना फ्रिक्वेंसी हो, x2 का पावर जितना फ्रिक्वेंसी हो, ऐसे करके 1/n। बड़ा डेटा हो तो फिर से लॉग लगाएंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये लॉग आ गया, ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग 1/n सिग्मा f लॉग x। हम लोगों को पता है ना भाई साहब, अर्थमेटिक मीन में कितना था? अर्थमेटिक मीन में था सिग्मा x अपॉन, नहीं, सिग्मा f1 x1 ना, ये था, अपॉन सिग्मा f1 को ही यहाँ पे n बोल दिया है ना, 1/n। ये f तो f है, और लॉग के साथ x के साथ क्या लग गया है? लॉग लग गया है। बस नॉर्मल, याद करने में बहुत आसानी है। ये बात ध्यान रखो कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन में ज़ीरो आता है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ज़ीरो होगा। कैसे आप रख के देख सकते हो ना, आप कोई भी एक ज्योमेट्रिक मीन लेना, उसमें ज़ीरो रख देना, तो ज्योमेट्रिक मीन में इंटू होता है ना, जैसे ये x1 इंटू x2 इंटू x3 है, तो इंटू हुआ। अगर ज़ीरो कहीं पर भी आ गया तो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए ज़ीरो होगा। और अगर कहीं नेगेटिव होगा, ज्योमेट्रिक मीन अगर नेगेटिव होगा, ज्योमेट्रिक मीन का डेटा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो x1 इंटू माइनस x2 जब होगा तो पावर में भी तो 1/2 होगा, और ये जब पावर, ये रूट लगेगा, रूट में माइनस तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो किसी ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर जीरो होगा तो ज्योमेट्रिक मीन जीरो होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर नेगेटिव होगा तो ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझे भैया? ठीक है, ओके। तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी सेम है। हम लोगों ने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन देखा था, क्या था? n1 x1 प्लस n2 x2 बटे n1 प्लस n2, ये था। बस x के साथ लॉग लगा दो, सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये देखो लिखा भी हुआ ये ट्रिक, ये ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन एवरेज निकालने के लिए होता है, जैसे हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा होगा ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में फाइंड द एवरेज स्पीड। एक ट्रेन इधर से गई फिर वापस आ गई, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। कहाँ से आया? तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन x प्लस डिस्टेंस अपॉन b, ऐसे करके आया। तो ये क्या है? ये हार्मोनिक मीन है। कैसे होगा ये देखो, इंडिविजुअल सीरीज है, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारा हार्मोनिक मीन है ये परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज है तो x1 x2 x3 xn तक है, जितना नंबर है ये हो गया n अपॉन 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 1 अपॉन xn। ये फार्मूला होता है हमारा, ये फाइनल फार्मूला हो गया। अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो 2ab अपॉन a प्लस बी, यही सेम, याद है ना? ठीक है। अब डिस्क्रीट डेटा हुआ तो यही फार्मूला याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो देन हार्मोनिक मीन इज जीरो। कैसे? देखो ये हम लोगों को याद है ना, ये n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2, मान लो x2 ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इन्फिनिटी ही रहता है, तो n अपॉन इन्फिनिटी, n अपॉन इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन ज़ीरो, तो ये n इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो। तो इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज ज़ीरो देन हार्मोनिक मीन इज ज़ीरो, याद रखना, नहीं तो फॉर्मूला में रख के देख लेना। एक हग फार्मूला है, हग, ये क्या होता है? नहीं, होता है। हग फार्मूला मतलब रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, हग।
हग नहीं नहीं, हग मतलब गले लगना, गलत मत सोचो भाई, ठीक है। एच हार्मोनिक, ए अर्थमेटिक और जी स्क्वायर, मतलब हगो स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। हम्म, तो एच इंटू ए बराबर जी का स्क्वायर, याद रख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। दो का वैल्यू दे देगा, तीसरे का पूछ लेगा। ये रिलेशन भी याद रखना कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और वो बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, या फिर बराबर होता है। बराबर कब होता है? जब सभी ऑब्जर्वेशन सेम है, दो 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 दो, इसका अर्थमेटिक मीन भी दो होगा, हार्मोनिक मीन भी दो होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी दो होगा। दो तीन चार पाँच छः, इसका ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। क्यों? क्योंकि ये सब ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं, ठीक है। ये देखो नीचे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसका, हार्मोनिक मीन 7, ज्योमेट्रिक मीन 6, अर्थमेटिक मीन फाइंड करो। तो भाई देखो, ये नीचे एक चुपके से कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन दे देगा, आप देखोगे नहीं। क्या? क्यों नहीं? क्योंकि हार्मोनिक मीन बड़ा दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब वेटेड मीन क्या होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेटेड मीन सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह वेट लगा दो। वेट होता क्या है? जैसे होता है ना, एक कई कई बार स्कूल में होता था कि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है। अगर मैथ्स में आप, मैथ्स का वेटेज 2:1 है, किससे? हिंदी से, मान लो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि अगर 100 नंबर के दोनों हैं, इसमें आप अगर 80 नंबर पाओगे, इसमें अगर आप 80 नंबर पाओगे, तो इसका 80 नंबर इसके 80 नंबर से दुगना वैल्यूबल है, तो इसका वेट 2 है। तो 8 दूनी 16, 160 प्लस 80 बटे ये कितना? 2:1, 3 है। तो ऐसे निकाला जाता है वेटेड एवरेज, ठीक है। तो वेट मतलब आप किसको कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ये हो गया कितना वेट देते हो उसको, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वेटेड मीन एंड अर्थमेटिक मीन, कोई ज़्यादा पंगे वाली बात नहीं है, बस ऐसे एक बार देख लो इसे। इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन हैव इक्वल वेट, तो दोनों बराबर होगा। अगर बिग नंबर्स मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 2 3, तो 3 बिग है। बिग नंबर्स हैव हाई वेट मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, देन वी विल फाइंड वेटेड मीन। तो जो वेटेड मीन होगा वो अर्थमेटिक मीन से बड़ा होगा। अगर बिग नंबर का स्मॉल वेट है एंड स्मॉल वैल्यू हैव लार्ज वेट, तो ये जो हमारा वेटेड मीन है विल नॉट बी फाउंड, ठीक है। इसको बस एक बार देख लो, ठीक है, ओके। तो जब वेटेड मीन नहीं फाइंड होगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। वो भी नहीं फाइंड होगा तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। अरे यार किधर चला जाता है ये, इसको, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस आ गए। इफ़ 3 नंबर आर एडेड इन ऑब्जर्वेशन देन इफेक्ट ऑन मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये सब देखो, ये सब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं 2 3 4 5, और 3 ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया गया किसी में 5 8 3। अब इसका मीडियन फाइंड करो तो फाइंड तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन दिया है तब फाइंड हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया इफ़ 3 नंबर आर एडेड। किस में 3 नंबर ऐड करना है भाई? तो उसके मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, मीडियन में एक बात आप लोगों को ये पता है ना कि मीडियन जब भी हम लोग निकालते हैं तो पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। समझ रहे हो ना? याद रखना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग भूल जाते हैं। तो समझे? ये सॉरी, ये, हाँ। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब मैथमेटिक्स पोर्शन में आते हैं। इसमें तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं ये सब, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ओ हटो। हम्म, ओके। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, मतलब डेटा कितना फैला हुआ है।
कितना फैला हुआ मतलब कि एक डेटा होता है कि उसका रेंज कहाँ तक है। रेंज मतलब वो कितना, मतलब समझ लो कैसे मैं समझाऊँ इसे, ये पढ़ो। अब मेजर विच टेल हाउ मच डेविएशन इज डेटा, कितना डेटा का डेविएशन है, किससे डेविएशन है। तो अभी आएगा किससे किससे डेविएशन देखा जाता है, तो मीन से देखा जाता है, और किससे, मीडियन से, मोड से। डेविएशन मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, डिफरेंस। जिसका डेविएशन या डिस्पर्जन कम होगा, ऑब्जर्वेशन उतना ही अच्छा होगा। समझ रहे हो। कंसंट्रेशन देखो, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने कंसंट्रेशन देखा था, इसमें हम लोग डिस्पर्जन देख रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास पूरा डेटा है, ठीक है, ये कहीं पे हमारे पास मीन है, ये हमारे पास डेटा है। तो अगर हमारे पास इतना ही डेटा होता तो ये कम फैला हुआ है, तो ये हमारे पास डेटा अच्छा है। लेकिन ये देखो, ये इतना डेटा है तो ये ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कोई भी डेटा का डिस्पर्जन जितना कम होता है, हमारे पास उतना ही अच्छा डेटा आता है और उतना ही अच्छा उसका हम एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे मेजर करते हैं डिस्पर्जन, तो 5 प्रकार इसमें भी होते हैं। रेंज निकाल के, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर लॉरेंस कर्व। ठीक है। हाँ, अच्छा, मैंने पिछले वाले में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको नहीं बताया ना, रुको, नहीं, हाँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल नहीं बताया, ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। देखो, चेंज इन ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस, चेंज इन स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ये क्या होता है, देखो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने क्या देखा था, मीन देखा था, मीडियन देखा था और मोड देखा था। तो अगर हमारे पास कोई डेटा है, मान लो x1, x2, x3, x4 ऐसे करके कोई डेटा है, इसका मीन मान लो m है, नहीं x बार है, मीडियन मान लो m है और मोड मान लो z है। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ जोड़ दूं, जैसे x1 में मैं +2 कर दूं, x2 में भी +2 कर दूं, x3 में भी +3 कर दूं, x4 में भी +3 कर दूं, नहीं +2 ही करते हैं ना, +2 कर दूं, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मैंने कुछ जोड़ा या फिर कुछ घटाया या फिर कुछ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन टू, या फिर कुछ भाग किया, तो क्या हमारे पास फाइनल आंसर में चेंजेस आएंगे? क्या x बार में कुछ चेंजेस आएगा? क्या m में आएगा? क्या z में आएगा? तो हाँ। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है, सेंट्रल टेंडेंसी जितने भी आते हैं इसमें, मीन, मीडियन, मोड, अगर सभी ऑब्जर्वेशन में हम लोग चेंजेस करें तो इसके फाइनल आंसर में भी चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए पूछता है कि क्या जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें चेंज इन ओरिजिन यानी कि प्लस माइनस करने पे एंड चेंज इन स्केल पे फ़र्क पड़ता है, तो आंसर है हाँ जी, फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? तो मान लो इसका x बार था, मीन क्या था इसका, x बार। अगर सब में +2 कर दिया तो मीन में भी +2 हो जाएगा, मीडियन में भी +2 हो जाएगा, मोड में भी +2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस किया तो -2, इंटू किया तो इंटू, डिवाइड किया तो सेम। मतलब जितना भी हम लोग यहाँ चेंजेस करेंगे हम लोगों को इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देने को पड़ेगा। अब आप पूछोगे क्या इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ जी, होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे ये स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वेरिएंस वगैरह, तो उस पर अगर आप लोग कुछ प्लस माइनस करोगे तब तो चेंजेस होगा, लेकिन अगर इंटू और डिवीज़न करोगे, प्लस माइनस करोगे तब तो चेंजेस नहीं होगा, इंटू और डिवीज़न करोगे तब चेंजेस होगा। तो ये हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? ठीक है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ये हमारा एफर्ट्स अच्छा लगे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर, गुड बाय।